हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर हमने शुरू किया था बेटा एसिड बेस एंड साल्ट। एक लेक्चर हो चुका पहले और उस एक लेक्चर में एसिड और बेस हमने शुरू किया था। एसिड और बेस को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, उसके लिए इंडिकेटर हम यूज करेंगे। तो इंडिकेटर्स में आपको बताया था कि ओरिजिन के बेस पे भाई आया कहाँ से है इंडिकेटर। ओरिजिन के बेस पे दो तरह के, नेचुरल और सिंथेटिक। ये तो नेचर से लिए गए हैं। इन केमिकल्स को बनाया गया है लैब में केमिकल रिएक्शन के थ्रू। दूसरा है कि इंडिकेटर्स जो है ना, आपको कैसे बताएंगे कि ये गिवन सब्सटेंस एसिड है कि बेस है। या तो कलर चेंज हो जाएगा या सेंस से। ओल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। लास्ट टाइम ये बताया था आपको नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन जो है इंडिकेटर ये दो तरह का है, रेड लिटमस सॉल्यूशन एंड ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। इसको डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि रेड लिटमस को अगर हम एसिड में डालेंगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं, बेस में डालेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही ब्लू लिटमस जो सॉल्यूशन है, इसको बेस में डालेंगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं, एसिड में डालेंगे तो ये रेड हो जाएगा। दूसरा हमारा नेचुरल इंडिकेटर है उसके बाद रेड कैबेज जूस। अब देखो रेड कैबेज जूस नेचुरल इंडिकेटर है। लिया कहाँ से गया इसको? रेड कैबेज जो लीव्स है ना, रेड कैबेज लीव्स से लिया गया है। और रेड कैबेज लीव्स से जो ये जूस लिया गया, इसका कलर रेड ही है। इसका कलर कैसा है? इसका कलर रेड है और ये हमारा इंडिकेटर है। और ये जो रेड कैबेज लीफ से ये इंडिकेटर लिया गया है जिसका कलर क्या है? रेड है। एसिडिक सॉल्यूशन में इसका कलर रेड ही रहेगा। इट्स कलर रिमेन्स, लिख देता हूं, कलर रिमेन्स रेड। और बेसिक सॉल्यूशन में या बेसिक मीडियम में इसका कलर ग्रीन हो जाएगा। तो आप ऐसे पहचान कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक गिवन केमिकल आपके पास एसिड है, एक गिवन केमिकल आपके पास बेस है। तो रेड कैबेज जो जूस आपने लिया है रेड कैबेज लीफ से, आप इसको एसिड में डालोगे तो उसका कलर रेड ही रहेगा, इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करेगा। और अगर आप रेड कैबेज जूस को बेस में डाल दोगे, ये अपना कलर कैसा कर लेगा? इसका कलर कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा बेटा। तो ये नेचुरल इंडिकेटर है रेड कैबेज जूस। टर्मरिक सभी को पता है, हल्दी को बोलते हैं, ये भी हमारा इंडिकेटर है। हल्दी भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। एसिडिक मीडियम के अंदर या न्यूट्रल हो, इसका कलर येलो रहता है। और बेस के अंदर इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। जैसे कि खाना खाते समय कि अगर क्लोथ्स पे, कपड़ों पे हमारे करी गिर जाए या करी कपड़ों पे गिर जाती है किसी वजह से, तो आप देखोगे कि येलो स्टेन प्रोड्यूस होते हैं क्लोथ्स के ऊपर। अब अगर हम क्या करते हैं कि जैसे ही कपड़ों को वॉशिंग के लिए डालते हैं तो देखोगे कि जो वाइट येलो स्टेन था वो रेडिश ब्राउन में बदल गया, क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो होता है, सोप सॉल्यूशन बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर के कांटेक्ट में आते ही ये जो हल्दी है जो कपड़ा पे गिरी हुई है, इसका कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। यानी कि जो टर्मरिक है एसिडिक मीडियम के अंदर उसका कलर चेंज नहीं होगा, बेसिक मीडियम में वो कैसा कलर हो जाएगा? रेडिश ब्राउन हो जाएगा। तो ये हमारे इंडिकेटर थे, नेचुरल इंडिकेटर, लिटमस सॉल्यूशन, रेड कैबेज जूस एंड टर्मरिक। ये तो कलर चेंज के बेस पे आपको बता रहा हूं पहले कि कलर चेंज के बेस पे कैसे आप बता सकते हो कि गिवन केमिकल एसिड है कि बेस है। दूसरा है इसमें सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और इंडिकेटर्स क्या होता है बेटा? ऐसे केमिकल जो हमें ये आइडेंटिफाई करवाते हैं कि गिवन केमिकल एसिड है कि बेस है। वो नेचर से भी लिए जा सकते हैं और उनको बनाया भी जा सकता है। जैसे इंडिकेटर है जो सिंथेटिक, जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाए जा सकते हैं। एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन है, नेक्स्ट है मिथाइल ऑरेंज। फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, दीज आर टू इंडिकेटर्स हैं ये, जो कि सिंथेटिक है, जिनको बनाया जा सकता है। अब जो फिनोफ्थलीन है, फिनोफ्थलीन अगर न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल मीडियम में या एसिडिक मीडियम में
या बेसिक मीडियम में। न्यूट्रल मीडियम में फिनोफ्थलीन कलरलेस रहेगा और एसिडिक मीडियम में भी ये कलरलेस ही होगा। बस बेसिक मीडियम में इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक गिवन केमिकल एसिड और बेस है, आपके पास गिवन केमिकल एसिड या बेस है। अगर फिनोफ्थलीन की 2 ड्रॉप आपने, जो कि ये फिनोफ्थलीन खुद कैसा है, कलरलेस है, अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो इसका कलर कोई नहीं आएगा, कलरलेस ही रहेगा। फिनोफ्थलीन की 2 ड्रॉप आपने एसिड में डाल दी, इंडिकेटर अपना कलर चेंज नहीं करेगा, वो कलरलेस ही रहेगा, कोई दूसरा कलर नहीं आएगा। हाँ, जब इंडिकेटर जो आपने यूज किया, फिनोफ्थलीन की 2 ड्रॉप आपने बेस में डाल दी, तो इसमें जाने के बाद इसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। यानी कि बेस में वो अपना कलर बदलता है, एसिड में अपना कलर नहीं बदलता। कौन? फिनोफ्थलीन। नेक्स्ट इसमें इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज आल्सो ए सिंथेटिक इंडिकेटर। और मिथाइल ऑरेंज जो है, इसका कलर आप देखोगे कि न्यूट्रल मीडियम में ये ऑरेंज कलर का होगा, और अगर एसिडिक मीडियम में डाल दोगे तो ये रेड हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में डाल दोगे तो ये येलो हो जाएगा। कैसे, समझो एक बार। अगर आपके पास मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर है और आप उससे आइडेंटिफाई करना चाहोगे कि कोई केमिकल एसिड है कि बेस है, अब मिथाइल ऑरेंज को अगर हम एसिड में डाल देंगे ना, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर को अगर हम एसिड में डाल देंगे तो एसिड में डालते ही मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाएगा बेटा, रेड हो जाएगा। और अगर हम इसको बेस में डालते हैं, बेस में डालते ही मिथाइल ऑरेंज का कलर येलो हो जाएगा। तो ऐसे कलर से हम इसको पहचान सकते हैं भाई ये गिवन केमिकल हमारा एसिड है कि बेस है। तो एक तो कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन केमिकल एसिड है कि बेस है। दूसरा आपका ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो हैं, ओल्फैक्टरी का मतलब होता है सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी का क्या मीनिंग है, सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि अलग अलग केमिकल की अलग अलग स्मेल होती है। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होंगे, ऐसे केमिकल जो एसिड या बेस में जब आप उनको डालोगे तो वो अपनी स्मेल चेंज कर लेंगे। ऐसे केमिकल को हम क्या बोल लेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो हम इसको कह सकते हैं कि आर दोज केमिकल्स या दोज इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या है, केमिकल्स ही होते हैं, which change its smell in acidic and basic solution। ऐसे इंडिकेटर जो एसिड और बेसिक मीडियम में अपनी स्मेल चेंज कर देंगे, उनको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल यहां पे बता रहा हूं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के, जैसे है आपके पास वेनिला एक्सट्रैक्ट है। हर एक केमिकल की अपनी डिफरेंट एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट है, ओनियन जूस है, क्लोव ऑयल है। तो दीज आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब जो ये वेनिला एक्सट्रैक्ट है, इसकी एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। आप देखोगे कि अगर आपके पास एसिड या बेस है, अगर आपके पास एसिड और बेस है, अगर आप इनको आइडेंटिफाई करोगे तो कैसे कर पाओगे। जैसे वेनिला एक्सट्रैक्ट है, एक तरह का केमिकल है, जब हम इसको बेस में डाल देंगे ना, तो इसकी जो स्मेल है वेनिला एक्सट्रैक्ट की, वेनिला का जो जूस है वेनिला एक्सट्रैक्ट, इसकी स्मेल में कुछ सप्रेशन आ जाता है, इसकी स्मेल कुछ कम हो जाती है पहले के कंपैरिजन में। अगर हम वेनिला एक्सट्रैक्ट को इसमें डाल दें बेस में, तो जो स्मेल है इसकी वो कुछ कम हो जाएगी, सप्रेस्ड का मतलब कम हो जाना। और अगर इसको हम एसिड में डाल देंगे ना, तो इसकी सेंस ऑफ स्मेल है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम स्मेल से बता सकते हैं कि गिवन केमिकल एसिड है कि बेस है। वेनिला एक्सट्रैक्ट को अगर बेस में डालेंगे तो इसकी स्मेल थोड़ी सी सप्रेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, और एसिड में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये तो थे इंडिकेटर्स जो हमें इंडिकेट करते हैं कि गिवन केमिकल एसिड है कि बेस है। आगे चलते हैं, हम एसिड और बेस को आगे बढ़ाएंगे बेटा। ये तो हमारा आइडेंटिफिकेशन था हमारा। अब एसिड के बारे में हम पढ़ेंगे। एसिड बेटा 2 तरह की होती है, 2 टाइप्स। किसके बेस पे,
ऑन द बेसिस ऑफ H प्लस आयंस वो कितने देंगी, कितने H प्लस आयंस देंगी, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होती हैं और वीक एसिड इसमें होती हैं। तो फर्स्ट इसमें है स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होंगी, विच डिसोसिएट कंप्लीटली, डिसोसिएट का मतलब होता है ब्रेक डाउन, जो पूरी तरह से टूट जाती है ऐसी एसिड, डिसोसिएट मींस टू ब्रेक डाउन, ऐसी एसिड जो पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाती है, टूट जाती है, उनको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। मिनरल एसिड जैसे बताया था कि ऐसे नहीं कि सारी मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग है, मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग में आती है। जैसे एग्जांपल है कि HCl, HCl को अगर आप वाटर में डिसोल्व करोगे, HCl का एक्वस सॉल्यूशन है, तो मैं लिखूंगा H प्लस आयन एक्वस प्लस Cl नेगेटिव आयन एक्वस। सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है, सल्फ्यूरिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन मैंने लिखा 2H प्लस आयन एक्वस प्लस सल्फेट आयन एक्वस। या जैसे नाइट्रिक एसिड लिखिए बेटा एक्वस, तो H प्लस आयन एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव आयन एक्वस। ये जो एसिड हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दीज आर स्ट्रॉन्ग एसिड जो पूरी तरह से आयोनाइज हो जाती हैं या पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाती है, टूट जाती है, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे पहचान करोगे आप केमिकल रिएक्शन में, जिसमें सिंगल साइड आपको एरोहेड दिखा रखा हो ना, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है। दूसरी है वीक एसिड, वीक एसिड क्या होंगी, विच डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, जो पूरी तरह से टूट नहीं जाती हैं, पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो जाती हैं, ऐसी एसिड क्या होंगी, वीक एसिड होगी। जैसे एग्जांपल है आपके पास मिथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, या जैसे कार्बोनिक एसिड HCOH क्या बेटा, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड इसको बोलते हैं। CH3COH कौन सी एसिड है, एसिटिक एसिड है, और ये कौन सी है, कार्बोनिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल हैं कि वीक एसिड के। ये एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं हो पाती, यानी कि हम ये कहेंगे कि H प्लस आयंस जो कम देगी वो तो वीक एसिड है, जो ज्यादा H प्लस आयन देगी ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। जैसे वीक एसिड के लिए आपको बताया है, वीक एसिड अभी आपको बताया है कि इसमें आपके पास है फॉर्मिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड है, या कार्बोनिक एसिड आपके पास वीक एसिड है। तो इसमें देखोगे कि जैसे आपके पास मिथेनोइक एसिड है HCOH एक्वस, इसको मैं डबल साइडेड एरो हेड से रिप्रेजेंट करता हूं, H प्लस एक्वस प्लस HCOO नेगेटिव एक्वस। इस डबल साइडेड एरो का क्या मतलब है कि ये हमें शो करता है कि ये एसिड ना वीक एसिड है। आप ऐसे पहचान कर सकते हो केमिकल रिएक्शन में, क्योंकि ये H प्लस पूरी तरह से टूट नहीं पाएगी। मान लिया कि इसके 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 मॉलिक्यूल में से मैंने अगर कहा कि इसके 60 मॉलिक्यूल ही टूटे, तो 40 मॉलिक्यूल ऐसे बच गए जो नहीं टूटे। तो पूरी तरह से डिकम्पोज अगर नहीं होगी, डिसोसिएट नहीं होगी, तो H प्लस आयन इसमें कम मिलेंगे। दूसरी है जैसे इसमें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड एक्वस, मैं इसमें लिखूंगा CH3CO नेगेटिव एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, इसमें भी डबल साइडेड एरो लिखी है। जैसे नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड एक्वस, मैंने लिखा 2H प्लस एक्वस प्लस CO3 2 नेगेटिव एक्वस। यानी कि जहां डबल साइडेड एरो हेड से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एसिड पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हो पाती। तो बेटा दोबारा देखेंगे एक बार, वीक एसिड है जो पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होती, डबल साइडेड एरो अगर लिखिए ना तो वीक एसिड आप देखोगे कि दीज आर वीक एसिड। तो डिसोसिएशन के बेस पे, टूट जाने के बेस पे दो तरह के एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। एक नेक्स्ट छोटा सा टर्म और है इसमें एसिड में,
बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेसिसिटी का क्या मतलब होता है? नंबर ऑफ H प्लस आयन गिवन बाय एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। एक मॉलिक्यूल एसिड का कितने H प्लस देगा वो उसकी बेसिसिटी होगी। जैसे अगर मैं कहूं कि HCl एक्वस, तो बेटा इसने कितने H प्लस आयन दिए? इस एसिड ने एक H प्लस आयन दिया, तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 1। तो ये मोनोबेसिक एसिड है। मोनो मतलब एक, मोनोबेसिक एसिड, जिस एसिड की बेसिसिटी 1 होती है उसको हम मोनोबेसिक एसिड बोलेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं जो कि कितने H प्लस आयन कोई एसिड देगी। जैसे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 एक्वस, कितने H प्लस दिए इसने? 2 H प्लस आयन इसने दिए। एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का कितने H प्लस देता है बेटा? 2 देता है। तो ये जो एसिड है आपकी सल्फ्यूरिक एसिड, ये डाई बेसिक एसिड है। डाई का मतलब है 2, डाई बेसिक एसिड। जैसे फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4 एक्वस, 3H प्लस आयन एक्वस प्लस PO4 3 नेगेटिव एक्वस। अब इसने 3 H प्लस आयन दिए, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? ट्राई बेसिक एसिड, 3 H प्लस आयन दिए। एसिटिक एसिड अगर मैं लिखूं, ये एसिटिक एसिड है एक्वस, इसमें लिखा CH3 COO नेगेटिव एक्वस प्लस H प्लस आयन एक्वस। अब इस मॉलिक्यूल ने कितने H प्लस दिए? एक ही H प्लस दिया है, तो ये मोनोबेसिक एसिड है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बेटा कि इस मॉलिक्यूल में देखोगे कि टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल हाइड्रोजन एटम 3 यहां है, 1 यहां। टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 4, बट H प्लस एक ही निकला है। अब ये मत सोच लेना आप कि किसी मॉलिक्यूल में जितने हाइड्रोजन होंगे वो सारे H प्लस निकलेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। कार्बन के साथ अगर जो हाइड्रोजन लिखे हो ना वो H प्लस नहीं बनाएंगे, ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे लिखा है यहाँ पे CH3 COOH, तो ये एसिटिक एसिड है। यहाँ जो ये 3 हाइड्रोजन है ना, ये H प्लस आयन के तौर पे नहीं निकल रहे, सिर्फ ये वाला H प्लस निकलता है। तो जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़े होंगे वो H प्लस आयन नहीं बनाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने हाइड्रोजन एटम किसी एसिड में होंगे वो सारे H प्लस आयन नहीं बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया बेसिसिटी ऑफ एसिड। आगे चलेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम एसिड की। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज? विशेषताएं होती है एसिड की। देखो, फर्स्ट है जैसे एसिड बेटा इज सोर इन टेस्ट। टेस्ट में कैसी होती है एसिड? सोर, खट्टी। जैसे आप देखते हो कि ऑरेंज है, लेमन है, कैसे होते हैं ये? सोर है, खट्टे हैं। सेकंड है एसिड गिव, एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर। ध्यान रखना, वाटर लिखा है, वाटर के अंदर, बगैर वाटर के नहीं। तो एसिड क्या करेंगे? H प्लस आयन देंगे किसके अंदर? वाटर के अंदर। ये प्रॉपर्टी है एसिड की। थर्ड है एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। जो ब्लू लिटमस इंडिकेटर है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। ये आइडेंटिफिकेशन में हमने पढ़ा इंडिकेटर्स में। ये तो कुछ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज मींस केमिकल चेंज। जैसे फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। और मेटल्स भी कौन से? सारे मेटल्स नहीं, जो एक्टिव मेटल्स हैं, एक्टिव मेटल्स के साथ हम पढ़ेंगे। और एक्टिव मेटल्स कौन से होते हैं? जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं उनको क्या बोलेंगे? एक्टिव मेटल्स बोलेंगे। जैसे एग्जांपल है, अगर जिंक
Zn किसका सिंबल है बेटा, जिंक का, इसके हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये एसिड जो आप यूज करोगे यहाँ पे, जो भी एसिड यहाँ यूज कर रहे हो आप, जिसकी रिएक्शन कराओगे मेटल के साथ, ये एसिड आप डाइल्यूट लोगे। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे एसिड कैसे लेनी है आपको, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एसिड नहीं, आपको डाइल्यूट एसिड यूज करनी है। तो इसमें प्रोड्यूस हुआ जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस। और जब गैस रिलीज होती है तो अपसाइड एरो का क्या मतलब होता है, अपसाइड एरो का मतलब ये सब्सटेंस किसमें है, गैसीय स्टेट में, नहीं तो आप जी लिखो यहाँ पे, जी मतलब गैसीय स्टेट। ये मेटल है, ये एसिड है आपके पास, और ये मेटल का साल्ट बना है, और ये हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या लिखेंगे, एक जनरल फार्मूला बना देता हूं, मेटल प्लस एसिड, मेटल जब एसिड के साथ बेटा रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, मेटल का साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान रखना आप। जैसे जिंक है मेटल, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुई, ये बना, और ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी बन जाएगी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, मेटल प्लस एसिड, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये किस टाइप की रिएक्शन है, अगर टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ी है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया यहाँ से, क्योंकि बेटा जिंक हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होगी। और देख लो आयरन है, आयरन की मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई, ये डाइल्यूट मीडियम में आपको एसिड यूज करनी है, और इसने बनाया जैसे फेरस सल्फेट एक्वस प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है। Fe किसका सिंबल है बेटा, आयरन का, ये एसिड है यानी कि मेटल प्लस एसिड, क्या बनाया इसने, मेटल का साल्ट, क्या नाम है इसका, फेरस सल्फेट, और ये गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो यहां हमने क्या सीखा है कि जब मेटल इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो मेटल का साल्ट बनाएगा, और कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, हाइड्रोजन। बट बेटा किस तरह के मेटल्स, जो एक्टिव मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, सारे मेटल नहीं, जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होगी ऐसे मेटल हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करते, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, प्लेटिनियम है, ये डाइल्यूट एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते। तो अगर आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखो बाय परफॉर्मिंग एन एक्टिविटी, कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये तो देखो केमिकल रिएक्शन के थ्रू है। अगर आप एक्सपेरिमेंट करो, हाउ विल यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट मेटल ऑन द रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। एक्सपेरिमेंट करके एक्टिविटी से आप कैसे बताओगे, हम क्या करेंगे, ये कोनिकल फ्लास्क लिए हमने, कोनिकल फ्लास्क सभी ने देखी है, लैब में गए हैं सारे बच्चे, कोनिकल फ्लास्क हमने ली, और इसमें इस कोनिकल फ्लास्क में आपने क्या किया, जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाल दिए, जिंक ग्रेन्यूल्स, और जिंक क्या है बेटा, जिंक मेटल है, और इसमें हमने क्या डाल दी, ड्रॉप वाइज धीरे धीरे करके हमने इसमें एसिड डाल दी। उसके बाद एसिड कौन सी, सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि डाइल्यूट है। अब प्रोसेस क्या होगा, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये गैस बाय यूजिंग ए डिलीवरी ट्यूब, डिलीवरी ट्यूब का यूज करके हमने इसको सोप सॉल्यूशन के अंदर से पास करवाया, ये आपने यहां पे यूज किया है कि सोप सॉल्यूशन। तो यहां जो रिएक्शन हुई ना जिंक की एसिड के साथ, उसमें गैस प्रोड्यूस हुई हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन गैस इस डिलीवरी ट्यूब के थ्रू मूव करती है कहां पे, सोप सॉल्यूशन में। तो यहां से बेटा सोप के बबल्स बनेंगे, और उन बबल्स में कौन सी गैस एंट्रैप्ड हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहां अगर आप बर्निंग कैंडल लेके आओगे ना, इधर बर्निंग कैंडल अगर लेके आओगे, ये बर्निंग सिलेंडर, तो ये जो सोप बबल्स में हाइड्रोजन गैस एंट्रैप्ड है, तो ये एकदम से जलेगी, पॉप साउंड आएगी, या पॉपिंग साउंड हम लिख सकते हैं। पॉप साउंड के साथ ही हाइड्रोजन गैस बर्न होगी। ये प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस की ही है कि हाइड्रोजन गैस जलती है पॉप साउंड के साथ। तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो जाता है कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये एक्टिविटी करके हम इसको ऐसे बता सकते हैं कि एसिड, जब डाइल्यूट एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार
कि X कोई एलिमेंट है, इसने एसिड के साथ रिएक्शन की, X इज एलिमेंट विच ऑन रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड विल प्रोड्यूस ए सब्सटेंस Y प्लस ए गैस। एक गैस प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, और ये गैस जलती है, बर्निंग कैंडल के पास लेके आओगे तो पॉप साउंड के साथ ये जलती है। तो किस तरह की रिएक्शन है ये भी पूछ सकते हैं। यह रिएक्शन प्रूव करो, ये कोई एलिमेंट लेके आप एसिड को यूज करके ये रिएक्शन पूरी करो और नाम लिखो X क्या है, Y क्या है और ये गैस कौन सी है। इस तरह से बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल पार्ट में से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो ये हमने फर्स्ट जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है कि मेटल की रिएक्शन किसके साथ, एसिड के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे एसिड की। थैंक यू स्टूडेंट्स।